मान के चलो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फानाइट वायर या कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, फानाइट वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसके हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ये आता नहीं है, पर इसका हमें एक्सप्रेशन जरूर याद होना चाहिए। मान के टोटल लेंथ कितनी है बच्चे, इसकी एल है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी लेमडा, मैं लेमडा क्या होता है यहाँ पे, लेमडा क्या होता है, क्यू बाय। तो मान के लो कुछ ना कुछ इसकी लेंथ हो गई क्यू, और कुछ ना कुछ इसकी लेंथ हो गई। समझ में आ गया, जिसमें एल लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, सही बात है, क्यू बाय एल रिप्रेजेंट स्ट्रेट वायर। तो कहीं पे भी मैं, कहीं पे लेफ्ट या राइट में कहीं पे पॉइंट ले सकता हूँ। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे बच्चों, पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, पी पॉइंट। और इस पी पॉइंट पर मुझे इस वायर के थ्रू, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है तो उसके ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। और चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं निकालने से पहले मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कि जब मैंने देखा यहाँ पे, तो देखो ये तो ऐसे काम नहीं करेगा। ध्यान से देखो, हमने ऐसा एक्सप्रेशन किया है, अगर ये इस इसमें से एक डी क्यू एक चार्ज ले लूं, ऐसी डी क्यू एक चार्ज ले लूं, तो हमने याद है एक ऐसा एक्सप्रेशन किया था। ऐसे करते 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 बहुत सारे रिजल्टेंट आ जाएंगे। तो इसका जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, देखो इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, एक निकलेगा इस डायरेक्शन में और एक निकलेगा इस डायरेक्शन। वो कैसे डिसाइड होता है, ध्यान से देखो। मैं मान के चलूंगा यहां से लेकर यहां तक जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है थीटा 1। क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा, ये हो गया थीटा 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ऊपर के डायरेक्शन में ही क्यों बोला, नीचे के डायरेक्शन में क्यों नहीं बोला। क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, तो ऊपर का कंपोनेंट ज्यादा होगा। ये एंगल ज्यादा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होती। समझ में आया कि नहीं आ गया, जिसका एंगल ज्यादा उसी डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल इलेक्ट्रिक। पैरेलल क्यों, वायर के पैरेलल में, और वो क्या है, वायर के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। तो इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है, और ये आता है एग्जाम में, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। तो रिजल्टेंट क्या होता है इसका, ध्यान से देखो, के लेमडा आर, ठीक है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट्स इट, फिनिश। जिसमें आर है आपका डिस्टेंस। पैरेलल का होता है बच्चों के लेमडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दैट्स इट। ये एक्सप्रेशन है सिंपल। और लेमडा क्या है बच्चों, के बाय आर। सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही मैग्नेटिक फील्ड में भी आने वाला है, तो अच्छे से फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब खेल कैसा होगा, थीटा 1 और थीटा 2 से होगा। और लेंथ भी इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेंथ क्या हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ केसेस बना के चलते हैं। पहला केस लिखो, फर्स्ट केस, केस 1। अब ध्यान से देखो, मान के चलो कि लेंथ ये है, फाइनाइट लेंथ, और जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। ठीक है, इस पॉइंट से मैं क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। मान के चलो कि ये हो गया। अब एक कुछ ना कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा, मान के चलो थीटा 1 एंगल। कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे थीटा 2 एंगल कितना है, थीटा 2 जीरो है। देखो क्यों, थीटा 2 यहाँ पे था, करते 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 जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो मुझे बताओ, एक एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कहाँ पे होगी, नीचे होगी कि ऊपर होगी, नीचे। क्यों, क्योंकि इसी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो बिल्कुल करेक्ट, एक नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल सही है।
समझ में आ गया? तो मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या था इसका? सर एक्सप्रेशन था के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन जीरो। यस और नो? तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ। के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन। देखो कितना याद है, रिजल्ट आ गया हमारे पास। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, के लेमडा बाय आर, याद करो क्या था, कॉस थीटा टू जीरो माइनस कॉस थीटा वन। कॉस जीरो क्या होता है बच्चे? वन होता है। तो मैं लिख सकता हूं के लेमडा बाय आर वन माइनस कॉस थीटा, दैट्स इट। अच्छा एक और चीज भी है, एग्जामिनर रिजल्टेंट भी पूछ सकता है। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट निकालते कैसे हम? सर रिजल्टेंट निकालने का तो बहुत सिंपल है। दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो। वेक्टर वेक्टर के वाले हिसाब से कैसे ऐड करते हैं? अगर वेक्टर के हिसाब से हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस ये दोनों का एक्सप्रेशन डालेंगे, जो भी थीटा वन दे रखा होगा हम निकाल लेंगे। आसान है, समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब मान के चलो, ध्यान से देखो, अगर ये इनफानाइट वायर है, इनफानाइट का मतलब कि इनफानाइट वायर है, ठीक है, और मैं किस पॉइंट पर निकाल रहा हूं बच्चे? पी पॉइंट पर निकाल रहा हूं। पी पॉइंट कितनी दूरी पर है ये? सर आर डिस्टेंस दूरी पर है। तो मुझे बताओ थीटा वन और थीटा टू क्या होना चाहिए इस केस में? सर एल इनफाइनाइट तो हाँ थीटा वन थीटा क्या लगता है, तो क्या होता है, क्या होगा? डिफाइन कैसे करेंगे मतलब? कुछ तो आसपास लेंगे, 90 के आसपास होगा। समझ में आ गया? तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी? सामने की तरफ। ऊपर नीचे क्यों नहीं बन रही वो भी चेक कर लेंगे। चेक कर लेते, पहले तो हम क्या निकालेंगे, ई परपेंडिकुलर। क्या होता है फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का? के लेमडा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो गया, टू के लेमडा बाय आर। ठीक है बच्चों, ई पैरेलल, ई पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, के लेमडा बाय आर कॉस 90 कितना होता है? इस वजह से इसका पहले कंपोनेंट होगा ही नहीं। कौन सा कंपोनेंट होगा? ओनली वट, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। सर में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया अच्छे से? फिर मान के चलो कि अभी भी इनफानाइट है, इस पी पॉइंट से तो स्टार्टिंग है, ऊपर की तरफ इनफानाइट है, ऊपर की तरफ क्या है, इनफानाइट है। तो मुझे बता भाई क्या होगा? थीटा वन और थीटा टू जीरो हो जाएगा, थीटा वन 90, थीटा टू जीरो हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं हम, जल्दी से निकालो। क्या बन जाएगा बताओ मुझे, ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बच्चों, के लेमडा बाय आर साइन 90 प्लस साइन जीरो, तो कितना आ गया बच्चे, के लेमडा बाय आर। क्या इस बार ध्यान से देखो, क्या इस बार पहले कंपोनेंट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा बच्चों। तो हो जाएगा के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन। साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? साइन थीटा टू की वैल्यू जीरो है। साइन जीरो कितना होता है, वन। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? तो आंसर क्या आ गया बच्चे, के लेमडा। तो बताओ कहाँ की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बीच में नहीं, एक एक तो डेफिनेटली यहाँ पे तो रहेगी, रहेगी परपेंडिकुलर। पैरेलल वाली कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी कि नीचे? नीचे क्यों? सिर्फ ऊपर कौन एंगल ऊपर है तो केवल नीचे कॉम्पोनेंट बनेगा। दोनों की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, के लेमडा बाय आर है, इसकी वैल्यू भी के लेमडा बाय आर है।
तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, रिजल्टेंट कोई बताएगा? बिल्कुल करेक्ट, के लेमडा बाय आर रूट, खत्म। बस, क्या दिक्कत है? इतने स्मॉल स्मॉल रिजल्टेंट है, खुद से प्रैक्टिस करो तो कितना आसान चीज है। चल में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकाल के देखो, ध्यान से देखो। ये तो इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन इस बार जो मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पे लिया बच्चों, पी पॉइंट। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस है √3 आर। ठीक है, यहां तक है, √3 आर, वो इनफाइनाइट है। तो मुझे पी पॉइंट पर पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों निकाल के दिखो, जल्दी करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, थीटा तो क्या हो जाएगा 90, ये एंगल कितना निकल गया? 30। 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस कितना होता है? हाँ, तो टेन थीटा कितना हो गया? तो 360। फिर बेटा 60, 1/√3 क्यों आएगा? थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता? ठीक है, ये 60 हो गया। तो बताओ क्या बन जाएगा बच्चों, ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, के लेमडा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 60। तो बन जाएगा के लेमडा बाय आर 1 + √3/2। देखो कितना आसान हो गया, समझ में आ गया है ना? तो ई पैरेलल क्या बन जाएगा बच्चों, ई पैरेलल बन जाएगा के लेमडा बाय आर कॉस 60, पहले थीटा 2 आता ना, कॉस 60 होता है 1/2 और वो होता है 0। तो कितना हो गया, के लेमडा बाय 2 आर, ये करेक्ट है। ठीक है, बस दो एक्सप्रेशन आगे, रिजल्टेंट बोलेंगे तो आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर करके इसका सम करके फिर अंडर रूट निकाल देंगे। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, इनफाइनाइट के ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, आसान है पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मान के चलो कि दो वायर हैं, इनफाइनाइट वायर हैं जो कि इसको आपस में क्रॉस कर रही है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, कितने एंगल से क्रॉस करें, मैं एक पर्टिकुलर एंगल ही लेना चाहता, मैं एक थीटा ही मान के चल रहा हूं। ठीक है, इसका λ1 है 4 पर यूनिट लेंथ, इसका भी λ1 हो गया ना, ये है λ2, λ2। ठीक है, ध्यान से जवाब देना है, ये एक सरफेस पर ऐसे दो लाइन चार्ज पड़े हुए हैं, उसी सरफेस पे, ना बाहर ना अंदर, उसी सरफेस पे ही मैं लगभग लगभग वाई डिस्टेंस दूरी पर, जो कि एक पॉइंट पी है, या आर डिस्टेंस ले लो, आर ही लेते हो ना हर बार, आर ले लो, आर डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। ठीक है, अब समझो, ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने वायर का एक पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर पी पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर ये नहीं हो जाएगा क्या, यस और नो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, अगर ये वायर है जो कि 90 और ये भी 90 प्रोड्यूस कर रहा है, तो के लेमडा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया? तो इस डायरेक्शन में बच्चों वैल्यू हो गई 2 के लेमडा 1 डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी है तो पता ही नहीं, तो निकाल लेंगे। देखो ये कितना हो गया एंगल बच्चों, θ/2, ये आर है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, है ना, और ये 90 के सामने वाला हो गया आर, तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन θ/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या क्या निकल गया बच्चों, आर
साइन थीटा बाई टू। क्लियर? अब इस समस्या चलना आराम से। सिमिलरली ये वायर भी है तो इसका भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। कहाँ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 के लेमडा टू डिवाइड बाय आर साइन थीटा बाई टू। अब ये दोनों के दोनों भी कुछ ना कुछ एंगल से तो बना ही रहे हैं बच्चों, यस और नो, है ना? कितना एंगल बना रहे होंगे? देखो इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे फर्दर, इसके भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसके भी दो कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये क्या हो गए? कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा, है ना? 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो एंगल कितना होगा सिंगल? 90 माइनस थीटा, थीटा बाय टू। करेक्ट। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो कट गया, ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए मेरे को बताओ? इसकी इस वाली कंपोनेंट की वैल्यू क्या लिखनी है? मुझे बोलनी चाहिए 2 के लेमडा वन डिवाइड बाय आर साइन थीटा बाय टू, और ये होगा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा बाय टू कितना होता है? साइन थीटा बाय टू। कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इसके लिए? 2 के लेमडा वन डिवाइड बाय आर। ये हो गया पहले का, है ना? सिमिलरली इसका भी इधर जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी है? थीटा 90 माइनस थीटा बाय टू है, यस और नो? ये भी साइन थीटा, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये भी क्या रिजल्टेंट दे देगा बच्चों? 2 के लेमडा टू बाय आर। और दोनों की दोनों कौन से एक्सिस पे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना निकल जाएगा? 2 के आर लेमडा वन प्लस, देखो कितना छोटा आंसर है, अलग कॉम्प्लेक्स रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, समझो। देखो देखो ये एंगल कितना है? थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल कितना हो जाएगा? चार साइड है ना, 180 माइनस थीटा। अब ये भी 180 माइनस थीटा होगा, लेकिन ये बिल्कुल मिडल में है, मिडल में तो इसका हाफ होगा 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई। ठीक है, करो जल्दी, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चों, इस पे आपके देखो बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल सेम टॉपिक के नाम से आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है? दो, दो पोल हैं। अब मैग्नेट में तो दो पोल होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। यहां पे कैसे दो पोल होंगे? तो हमने बोला कि लेट अस सपोज देयर आर टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव क्यू, दूसरा क्या है? माइनस क्यू। तो दे विल मेक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दे विल मेक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मान के चलो वो कितना है? 2L डिस्टेंस। 2L क्यों ले रहा हूं? एक सिंगल डिजिट क्यों नहीं लिया, वो भी आगे जाके बताऊंगा, डेरिवेशन में थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये पूरा क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहां से इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उस डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है ये, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। और डाइपोल निकालने का बहुत ही सिंपल है। मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं? कोई भी एक चार्ज को मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो चार्ज क्यों हो गया? उसको जो सेपरेशन है ना दोनों के बीच में, कितने का सेपरेशन है? 12, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या निकला? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कि हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दे किससे बच्चे? 2L से। ठीक है,
अब ये निकल गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको पी से रिप्रेजेंट, सुनते रहोगे। क्यू मेरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर बताए थे शुरू से, तो फिर आपने वेक्टर कैसे लिख दिया? इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर कौन है? एल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एल वेक्टर है। तो एल वेक्टर कहां से लेंगे, ध्यान से देखो, एल वेक्टर स्टार्टिंग होगा कहां से? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगी हमेशा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव ये है ना, कई बुक में यहाँ पे माइनस क्यों ले रखा, प्लस क्यों ले रखा, तो ये डायरेक्शन है। हमेशा डायरेक्शन कहां से कहां होगी? एल टू बी ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू चार्ज। एक और बात, क्या ये अलग अलग चार्ज भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज? नहीं हो सकते, सिंगल चार्ज। तभी देखो ऊपर क्यू से मल्टीप्लाई कर रखा, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे टू क्यू है तो यहाँ पे क्यू है, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे भी टू क्यू है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? माइनस टू क्यू होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चार्ज मस्ट बी सेम, चार्ज मस्ट बी जस्ट अपोजिट, और उनके सेपरेशन की वजह से उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? लिख लें थोड़ा सा, तो लिखो, लिखो बच्चों। A pair of electric, a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. Is called an electric dipole. डायपोल मोमेंट लिखो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट measures the strength of electric dipole. Electric dipole moment measures the strength of electric dipole which is product of, which is product of magnitude of charge, product of magnitude of charge and separation between them, and separation between them, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी? लिख लो। and it is directed from and it is directed from negative charge to positive charge। क्लियर हो गया? तो मेरा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है भाई? हाँ भी बताओ, कौन सी क्वांटिटी है वो? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। तुम बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पी का? आगे एल 80 होता है, तो बन गया 80 एल। 80 हो गया इसका, लेंथ हो गया एल, 80 है ना। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट? हाँ भाई बताओ मनीष, यूनिट क्या होगी चार्ज की, क्या होती है यूनिट? गुलाम, गुलाम मीटर। खत्म। अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है ये, और क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। तो पहले मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछ रखे हैं वो करेंगे, और फिर इसके दो तीन डेरिवेशन है वो करेंगे, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना। सेंटर ऑफ अगर मास याद है तो यूं निकलेगा, ठीक है? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगता नहीं, क्योंकि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, पर उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं यूज कर सकते।
कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप में, कुछ कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, और एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, दोनों ही सेंटर से ए डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चार्ज है वो है -2 क्यू, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसका मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैसे डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। पर यहाँ पे तो दो सेपरेशन है, एक वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो गलत हो गया, मैं कैसे निकालूंगा? और दूसरा देखो, चार्ज भी क्या है, अलग अलग है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे -2, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल सकता है? नहीं निकल सकता। नहीं। क्यों? से- सेम होने चाहिए। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो नहीं निकल सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हमने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इन दोनों के बीच, क्योंकि हैं तो प्लस क्यू, लेकिन क्या मैं इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ चार्ज होगा? यस और नो? जिसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 2 क्यू ही रहेगी। कितनी रहेगी? 2 क्यू रहेगी। लेकिन क्या इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी? किस पॉइंट पर डिफाइंड होगा ये? सोच के बताओ, किस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए ये? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? अरे ये ए है, ये ए है, तो हाफ ऑफ पॉइंट पे ही तो होगा। A/2 कोमा A/2। ये और नो? तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना, ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो फिर मैं ऐसे निकालूंगा। यहाँ पे आपने 10th क्लास में पढ़ा है 0,0 A/2 का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? √ऑफ A/2 -0 का स्क्वायर, याद आ गया? A/2 -0 का स्क्वायर, कितना निकल गया? A/2 मतलब A²/4, A²/4, A²/2, तो कितना निकल गया? A/√2 निकल गया डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको दोबारा रीड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना आप। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2 क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? +2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? A/√2। और मुझे बताओ डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? हाँ भाई, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है मनीष? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इसकी डायरेक्शन तो आउटवर्ड में होगी ना, यस और नो, ऐसे की तरफ जा रही होगी, है ना? तो इसके बताओ डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी सर 2 क्यू, जो कि चार्ज है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज A/√2। तो फाइनली आंसर आ गया A/क्यू। कितना अच्छा आंसर है, कॉन्सेप्ट से करा बस। डायरेक्शन बता दो दी, लिखने की आई सब चेक करो। लिख सकता है, पर डायरेक्शन के लिए फिर पता क्या होता है, फिर पहले एंगल लेना पड़ेगा। एंगल कितना होगा सोच के बता, क्योंकि ये भी A/2 45 होगा। फिर तुझे क्या करना पड़ेगा? एंगल 40, और बताया था एंगल 45 को कैसे लिखते हैं, बता। हाँ, sin 45 I कैप, sin 45 J कैप, है ना बच्चे? तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, 1/2 1/2 कैंसिल, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा A/क्यू I कैप + J कैप। कुछ भी आंसर हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? लिख लो। देखो, तो जेई मेन में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से देखो बच्चों। एक रिंग है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और मास पर लेंथ है इसकी पॉजिटिव लैम्डा, ठीक है। बिल्कुल विथ सेम रेडियस, मान के चलो इसकी रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर है। विथ सेम रेडियस एक और चार्ज है, सेमी सर्कुलर रिंग, जिसकी अगेन रेडियस क्या है बच्चे? +r ही है।
लेकिन क्या है बच्चे, उसके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इसकी हो गई -11। सर में आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। मुझे निकालना है इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। कुछ याद करो कि ऐसा हमने हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कुछ निकाला था, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2r/π, यस और नो। इसका मतलब कि ये भी चार्ज कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये चार्ज यूनिट लेंथ है, तो मुझे उसका टोटल चार्ज निकालना, इस हाफ रिंग का टोटल चार्ज कितना होगा, हाफ रिंग का टोटल चार्ज कितना होगा, लेंथ कितनी है टोटल, ये वाली यहां से लेकर यहां तक πr है, तो कितना होगा λ/πr। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे यहां पे कितना हो जाएगा, -λ/πr। इसका टोटल चार्ज आ गया। इसका जो ऊपर वाले का टोटल चार्ज एक पॉइंट पर कंसीडर कर रहा है, और वो सेंटर से, सेंटर ओ से कितनी दूरी पर है, 2r/π। सिमिलरली नीचे भी एक चार्ज है। अच्छा, ऊपर वाले चार्ज की वैल्यू क्या है, देखो λ/πr, यस और नो। नीचे वाले चार्ज की वैल्यू क्या है, -λ/πr, है ना। और ये कितनी सेंटर से दूरी पर है बच्चे, 2r/π। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो कितना आसान हो गया, देखो क्या ये दो चार्ज है, क्या सेम नहीं लग रहे क्या आपको, मैग्नीट्यूड वाइज सेम लग रहे हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है टोटल, 4r/π। तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू, क्या लिखूं मैं, λ/πr मल्टीप्लाई बाय 4r/π। पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, 4 λr², करेक्ट। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि दिस डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन आई कैप ले लूं, यस और नो बच्चों। सॉरी सॉरी, जी क्या, देखा क्वेश्चन कैसा कॉम्प्लेक्स है, कितने आसानी से निकल गया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। सर अगर ये चार्ज से लेकर कल में काम होती है कुछ ऐसे इंडेफिनिट में होता तो नहीं कैसे इंडेफिनेट में, कि मतलब थोड़ा सा इधर ज्यादा हो जाता थोड़ा इधर कम हो जाता तो ऐसे नहीं होता, फिर हम सिमेट्री के बेस पे नहीं निकाल पाते, फिर हमें कुछ और लेना पड़ता। ऐसा भी हो सकता था कि मान के चल के ऐसा बोल दिया उसने कि एक चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है और एक चार्ज है लेंथ वाइज, ठीक है। तो लेंथ का चार्ज तो यहाँ कंसंट्रेट मारता, इसको तो यहाँ लेता, दोनों का डिस्टेंस निकालो तब निकालना। निकालना तो वही सेंटर ऑफ मास है, ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट निकालना, डायरेक्टली यूज नहीं करना, मैं इनडायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि वहां पे तो मास लेके चलते थे, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, चार्ज लेके चल रहे हैं। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ओनली फॉर सोल्विंग पर्पस यूज कर रहे हैं, ओनली फॉर सोल्विंग पर्पस यूज कर रहे हैं। तन में आ गया, डिस्टेंस बार बार तय कीजिए क्योंकि होता ही ये सेंटर ऑफ मास, भूल गया, याद नहीं है ना, क्वेश्चन भी आया था पिछले संडे को। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है हमें, बहुत आसान सी डेरिवेशन करनी है, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। अब देखो एक्सियल पॉइंट होता क्या, ध्यान समझो बच्चों। मान के चलो ये चार्ज है क्या, -q, ये चार्ज क्या है बच्चों, +q। डायरेक्शन क्या होते अभी आपने बोला था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट में पूछ रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट होता है उसी लाइन में के अलोंग ही, उसी लाइन के अलोंग ही पूछ रहा हूं मैं, समझ में आ गया। इसकी मान के चलो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 2l। तो इसका सेंटर यहीं पे ही तो होगा बच्चे, सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो मैं सेंटर से, इस डायपोल का सेंटर तो यहीं पर ही है, तो इस डायपोल के सेंटर से मान के चलो ये डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस दूरी पर। क्योंकि देखो आप बोलोगे यहां से निकालो तो ये चढ़ जाएगा,
चढ़ेगा कि नहीं, बोलेगा भाई मैं क्यों, मेरे से क्यों नहीं लेके चल रहे, इससे निकालूंगा तो ये चढ़ जाएगा। तुमने क्या बोला, हम बीच में से निकालेंगे। हर बार हम कहाँ से निकालेंगे, बीच में से। और बीच में से इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि ये टूवेल लेंथ है ना, सुनाई दे रहा है, टूवेल लेंथ इस आर से बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, तो दोनों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत गैप दिखा रखा है, एक्चुअली में जो टूवेल लेंथ है वो इस आर से क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आपने डायपोल पढ़ा होगा किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट। अब याद करो, दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में गैप कितना होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है। पर फिर सॉल्यूशन ही निकाल पाएंगे ना जो हमें, अगर रिजल्टेंट चाहिए तो अगर तुमने इसको लगभग जीरो ही मान ले तो हम डिस्ट क्या निकालेंगे फिर, ये तो सेम चार्ज बन गए और माइनस के प्लस को जुड़ के क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। न्यूट्रल का तो तुम क्या ही निकालोगे फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई ना इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा भी गैप है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पी पॉइंट से नजदीक प्लस क्यू है और मेरे से दूर कौन सा, माइनस क्यू है। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से होगी, माइनस क्यू की वजह से होगी, प्लस क्यू, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो प्लस क्यू का इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस क्यू का इफेक्ट कम होगा। समझ में आएगी नहीं आया, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ दोनों के बीच में सेपरेशन मानना पड़ेगा। पर यस, सेपरेशन जो है जिस पॉइंट पर निकाल रहा है उससे कम ही होगा। जैसे मानेंगे वो भी, उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, मानेंगे। अभी तभी मैंने बोला एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, मुझे बताओ, मुझे बताओ बच्चे, मान के चलो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, बी से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी, मैं बोलूंगा आर माइनस एल, ये एल हो जाएगा ना, ये टू एल है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, आर माइनस एल। ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर हो गया, आर प्लस एल। कैसे, ये आर था और ये एल जुड़ गया, है ना। तो मुझे बताओ, हाँ भाई बताओ, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वजह से हम्म। के क्यू हम्म। अपॉन में वहां से वहां का डिस्टेंस आर माइनस एल का होल आर माइनस एल का होल स्क्वायर, शाबाश। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन। आउटवर्ड होगी तो बाहर की तरफ होगी। तो मैं बोल रहा हूँ बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। बहुत ही बढ़िया, है ना। अब मैं बात करता हूँ ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी ए की वजह से, क्यों, माइनस क्यू है, तो सर इनवर्ड होगी, कितना ए बी। पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ई ए ज्यादा है कि ई बी ज्यादा है, ई भी ज्यादा है। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसकी तरफ होगा, ईबी की तरफ ही होगा। तो मैं अगर मैं रिजल्टेंट पूछूं, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पूछूं, तो मैं किस में से किसको माइनस करूं, सर आप ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखो एक्सप्रेशन क्या निकला बच्चे, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर। कॉमन आ रहा है, सर आ तो रहा है, तो ले लो, के क्यू कॉमन ले लो। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बताना बच्चे, ये देखो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या सुनो स्क्वायर बाहर ले लूंगा, तो आर माइनस एल, आर प्लस एल क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, देखो ना, एक बार ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा फोर आर एल। कोई डाउट यहां तक। अच्छा Q इंटू टूएल क्या बन जाएगा, Q इंटू टूएल, वो बन जाएगी ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट। तो यहां से देखो यहाँ पे Q है,
कि यहाँ पे 2L मिल जाएगा, तो मुझे क्या वैल्यू दिखाई दे रही है सर? मेरे को दिखाई दे रही है 2Kp। यस और नो? और जहां पे P क्या है मेरा? P है सर मेरा आपका Q इंटू, इसके जगह रिप्लेस करें, बाकी तो नीचे है ही है, देखो ये R बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया आपका, दिस वन। समझ में आ गया? 2-3 बार करोगे, आसान है, देखो बहुत ज्यादा है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, जो डिस्टेंस है, एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है, वो क्या होता है? ज्यादातर ज्यादा ही होता है। तो मैं मान सकता हूं कि आर मेरा वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल है, तो एल को मैं क्या कर सकता हूँ? नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो एल जब नेगलेक्ट हो जाएगा तो नीचे क्या बन गया? आर के पावर 4, ऊपर भी आर है, तो क्या बन गया? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो क्या निकल के आया बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, 2K P अपॉन में R क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, तो आउटवर्ड कौन सी डायरेक्शन? डायरेक्शन में आर है। देख लो, कोई डाउट हो तो। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट। और ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखो। पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? 1 अपॉन में आर स्क्वायर। और डायपोल की वजह से कैसे वेरी कर रहा है? 1/r क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसकी वजह से होगा? डायपोल की वजह से होगा या पॉइंट चार्ज की वजह से होगा? पॉइंट चार्ज में तो 1/r है, आर 1/r क्यूब है। हाँ बता, किसकी तरफ से होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से ज्यादा होगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर, उसमें 1/r क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? लिखो, लिखो शाबाश जल्दी से। सर अगर यहाँ पे 2 पॉइंट की तो टाइप वो निकाल के टाइप अगर हम सर 5 और 4 की बोले तो। अभी बताऊंगा, हम ऐसा करेंगे, दो दो डायपोल का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, दो दो के, दो दो का ही तो पेयर बनेगा ना। ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है, लिखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होगा बच्चे? मान के चलो कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है? -Q। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? +Q। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L, और उसके L डिस्टेंस से जस्ट एक पॉइंट है, मान के चला P, और जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R है। समझ में आ गया? तो इस R पे, इस P पॉइंट पर मुझे को क्या निकालना है? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कैसे डायरेक्शन निकालूं मैं +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर? ऐसे जाएगी, यस और नो? है ना बच्चे? करेक्ट। और -Q की वजह से कैसे जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी, मतलब ऐसे। और क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर हैं, तो ये इसका फाइनल रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वाले तो कट जाएंगे। यस और नो? तो +Q की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये मान के चलो क्या है आपका B, ये क्या है A, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई A, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे? EB। तो मुझे बताओ EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? EB की वैल्यू, बताओ EB की वैल्यू बताओ भाई। K है ना, Q, आगे बोल शाबाश। √R² प्लस, नो, हाँ L² L लिया मैंने, हाँ L लिया तो L करेक्ट। अगर L होता तो L/2 हो जाता, ठीक है। होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कट जाएगा। और इसका होल स्क्वायर भी करेक्ट। सर में आ गया? ठीक है सर। ए भी निकाल सकता हूँ क्या मैग्नीट्यूड में? हाँ निकाल तो सकते हो। कितना होगा बच्चों? K
क्यू अपॉन में सेम ही तो आएगा बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, है ना। क्योंकि इसके एक ऊपर बनेगा कंपोनेंट, नीचे बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस और नो, है ना। पर बात आती है फिर एंगल की, एंगल भी तो चाहिए हमें, एंगल भी तो चाहिए। तो एंगल कैसे निकाले, ध्यान से देखो, एंगल निकालना है हमें, एंगल। तो ध्यान से देखो एंगल क्या होगा। देखो ये मान के चलो मेरा थीटा है, ए बी के तो ये भी तो थीटा ही होगा बच्चों, यस और नो। थीटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी थीटा है ना। तो मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें से बताओ, इसमें से देख के, इस वाले ट्रायंगल से देख के बता सकते हो। ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मुझे बताओ कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो जाएगा सर आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल। कोई डाउट यहां तक किसी को, कॉस थीटा है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, फिर तो कितना हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल। ठीक है। एक और चीज, अब क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा ही होगा, तो ये एंगल जाएगा थीट इस एंगल से, तो इस पे कितने कंपोनेंट हो जाएंगे सर, यहाँ पे हो जाएंगे 2e cos थीटा, यस और नो। तो ई तो मेरा सेम ही बन गया है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मेरी, ध्यान से देखो, 2e cos थीटा। टू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ई कितना, ई सर ई ये पूरा का पूरा है, के क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर, सही बात है, इनटू में एल बाय रूट एल एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो मेरा ध्यान से देखो, इधर देखो, ये क्या बन गया, कोई बताएगा मेरे को क्या बन गया ये, तो बन जाएगा के पी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट पावर, उसका अलग है इसका अलग है ना। लेकिन अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एल से, तो देखो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा आ जाएगा के पी अपॉन में आर, वहां पे था 2 kp अपॉन में आर क्यूब, दिखाई दिया। और यहाँ पे कितना है, के पी अपॉन में आर क्यूब, कौन से पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, वो कौन सा था, एक्सियल पॉइंट के लिए। समझ में आ गया, खुद से ट्राई करो थोड़ा सा, लो, ठीक है। तो उस बीच वाले एंगल से निकालना चाहता हूँ, तो भी निकालेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, एट एनी पॉइंट डाल के निकलना, एट एनी पॉइंट। अच्छा हमने इसकी डायरेक्शन डिस्कस नहीं करी बच्चों, एक बार डायरेक्शन देख लो। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है बच्चों, आप ध्यान से देखो, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट। इसका मतलब कि जो मेरी ये होगी माइनस की। चल में आया कि नहीं आया, क्योंकि आर की डायरेक्शन तो किधर है, ऊपर है, ये इधर है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो तभी तो नेगेटिव साइन आएगा, पी की डायरेक्शन और ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और आर के टुवर्ड्स नहीं होगी, मुझे क्या लिखना चाहिए, लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ क्यों लिया है, क्योंकि यही तो लेंथ है मेरी, है ना। लेंथ की डायरेक्शन यही तो है, आर के डायरेक्शन में नहीं होगा, लेंथ की डायरेक्शन में। तो मैं इसका दोबारा एक्सप्रेशन देखो साफ साफ लिख देता हूं। तो देखो होगा क्या बच्चे, माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब एल वेक्टर, एल वेक्टर ले लिया, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, हाँ भाई क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या बोला, एट एनी पॉइंट, अब ध्यान से देखना बच्चों, माइनस क्यू
प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, जो कि है पी। ठीक है, इस सेंटर से ना इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे है, एक कहीं पे भी रैंडमली पी पॉइंट पर है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना। पहले थीटा 0 था एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या था, 90। अब एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो मैं क्या खेल करूंगा, अगर ये इंटेलिजेंट है तो मैं भी इंटेलिजेंट हूं। मैंने क्या किया, इसी पी को ही, ध्यान से देखो, इसी पी को इस डायरेक्शन में ले आया, समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में ले आया। और जैसे ही मैं इस पी को डायरेक्शन में ले आया, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, इस पी का कॉम्पोनेंट होगा क्या, सर इसका कॉम्पोनेंट होगा पी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे ही पी का अपोजिट डायरेक्शन में भी ले गया, तो इस पी की वैल्यू क्या होगी, पी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो ऐसा क्यों किया, जो मेरा पहले वाला P1 है, पहले वाला P1 का मतलब ये वाला P1, और ये मान के थोड़ी देर के लिए P2 है। P1 का और पॉइंट P से कैसा रिलेशन बन रहा है, P1 का और P से कैसा रिलेशन बन रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में नहीं आ रहा, ध्यान ध्यान से देखो, आ रहा है ना एक्सियल डायरेक्शन में। और ये जो P2 है, P2 का P से कैसा रिलेशन बन रहा है, इक्वेटोरियल बन रहा है। क्या हमें इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट पता है, यस सर। क्या हमें एक्सेल का रिजल्टेंट पता है, पता है। तो बिना पीछे से देखे मुझे बताओ, जब मेरा एक्सेल था तो उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, याद है, उसी डायरेक्शन में मेरी क्या थी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, उस केस में था वैल्यू 2 k p अपॉन r क्यूब, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर ही है। पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पे मुझे लिखना चाहिए P1, क्योंकि सर ये वाला P1 है, और एक्चुअली में P1 है क्या, सर P1 है 2 k p cos थीटा अपॉन में आर। दैट्स इट, फिनिश। अब याद करो, जब मेरी इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन, तो सॉरी, इस डायरेक्शन में अगर मेरी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती थी, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इसके जस्ट अपोजिट, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सर इसकी वैल्यू हो जाएगी k p2 अपॉन में r क्यूब, जो कि एक्चुअल में होगी k p sin थीटा अपॉन में r। माइनस तो हमने अपोजिट ले लिया, अभी डायरेक्शन, अभी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। डायरेक्शन, जब डायरेक्शन लेंगे तब माइनस लो, जब डायरेक्शन लेंगे तब माइनस लो। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं एक दूसरे के, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चों रिजल्टेंट, और ये मान के चलो एंगल कितना है, फाइव है। थोड़ी देर के लिए। तो बताओ, जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, 2 k p cos थीटा अपॉन में r क्यूब का स्क्वायर, प्लस k p sin थीटा अपॉन में r क्यूब का स्क्वायर। बताओ, कोई डाउट होता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, कॉमन आ रहा है, सर k p अपॉन में r क्यूब कॉमन है। अब ध्यान से देखो क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब याद करो, अगर मैं एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1 मान लूं, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, k p अपॉन में r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos क्यूब थीटा। बस फाइनल हो गया। सॉरी, हाँ, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, कॉस की वैल्यू 0 ले ले, कॉस 0 क्या था, 1। कॉस 0 का मतलब एक्सियल डायरेक्शन में आ गया, प्रूफ हो गया। cos 90 ले ले, cos 90 तो kp/q आ गया, सेम तो आ गया रिजल्टेंट। ये सभी पॉइंट के लिए ही डिफाइंड हो गया, सभी पॉइंट के लिए ही डिफाइंड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। एक और चीज, अभी बस एक और चीज करवा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी क्या, के 2 k p1
डिवाइड बाय आर क्यूब, और यहाँ पे क्या था बच्चे, के पी अपॉन में आर क्यूब। और मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ, क्योंकि वैल्यू अलग है तो इस बार फाइव ले लेते हैं। अगर वैल्यू सेम होती तो डेफिनेटली क्या होता, 45 आ जाता। तो 10 45 क्या बन जाए बच्चों, 10 फाइव क्या बन जाएगा, 10 फाइव होता है परपेंडिकुलर, जो कि है ये वाला, के पी टू अपॉन में आर क्यूब डिवाइड बाय दिस 2 के P1 अपॉन में आर क्यूब। टू बच गया नीचे, तो बच गया P2 अपॉन में 2 P1। P1 की वैल्यू क्या थी, P2 की वैल्यू क्या थी, मेरे ख्याल से थे P साइन थीटा, और ये कितने निकल गए, 2 P कॉस थीटा। आ गया 10 थीटा बाय, समझ में आएगी नहीं है, 10 से 10 नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 2 है। ऐसे मत कर देना 5 = थीटा बाय 2, गलत है। तो एक्चुअल में जो फाइव की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2। अभी भी 10 नहीं कर सकता, जब तक इंडिविजुअली थीटा नहीं बचता तब तक 10 से 10 कैंसिल नहीं हो सकता। समझ में आ गया। एक और एडवांस चीज ध्यान से देखो, बस एक लास्ट पॉइंट और है। मेरा यहां से ये एग्जैक्ट ये वाली डायरेक्शन थी वो, तो जिस पॉइंट पर मैं निकाल रहा था, और एंगल कितना था, यहां से थीटा था। इस पॉइंट से एंगल कितना है, ये वाला फाइव है, ये बनाया ना मैंने, फाइव है। तो फाइव और थीटा, अगर मैं थीटा को घुमा के यहाँ पे ले आऊं, तो ये तो होगी पी की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ई और पी की डायरेक्शन कितनी है, ई और पी के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा फाइव प्लस फाइव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एंगल बिटवीन ई एंड पी कितना होगा, बहुत बढ़िया, कितना, थीटा प्लस 5। और अभी आपने फाइव निकाला था, कितना निकाला था सर, आपने निकाला था 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाय 2। यस और नो, क्या पूरे नीचे, tan थीटा पूरे पे 2। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। पूरा कर लो अच्छे से। दो तीन क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, calculate the electric field due to electric dipole of length 10 centimeter, dipole length है 10 centimeter, having charge 1 microcoulomb at equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, if the distance of dipole and the point is 12 centimeter, dipole and the point, equatorial point is 12 centimeter। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला क्या था बच्चों, ज्यादा फॉर्मूला क्या था इक्वेटोरियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल के लिए हम्म, के पी अपॉन में आर क्यूब। के पी अपॉन में आर क्यूब। ध्यान से देखो, के तो मैं पता है 9 टाइम्स, हाँ क्यूब पता है नहीं, पी निकाल सकते हैं। लेंथ दे रखे, चार दे रखा है, क्यू इंटू ट्वेल्व क्या होता है, ट्वेल्व भी ले लेना, ट्वेल्व तो गिवन ही है ना। आर कितना दे रखा है, आर आर 12 12 दे रखा है, पर यहाँ पर गड़बड़ है। 5 एल तो 5 होगा तो 12 तो 10 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और गड़बड़ है, सोचो क्या है। बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। सिग्नल दे रहा था काफी छोटा। हाँ हाँ, अब तुमने पकड़ा। मैंने बोला था जो डिस्टेंस आर है, दैट शुड बी मच हायर देन, लिखा था ना, आर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल, पर वो तो नहीं है। अप्रोक्सीमेटली ये देख लो, आर और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो भोजा डिफरेंस थोड़ी ना है। तो जो फॉर्मूला आप लिखते हो वो नहीं लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लिखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। तो गड़बड़ क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो,
इक्वेटोरियल पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला था के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, ये था बच्चों फॉर्मूला। याद आ गया कि नहीं आ गया? सबको स्टैंडर्ड में लिखना है बच्चों, क्योंकि देखो सेंटीमीटर, क्योंकि के की वैल्यू जो 9 × 10⁻⁹ होती है वो ऐसा यूनिट में होती है। क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो है। तो आर और एल की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बच्चों, मीटर में होनी चाहिए। तो ये हो गया 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 0.12 मीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर इंटू में पावर 3/। ठीक है, ध्यान से देखो, उसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया मैंने, 9 × 10⁻³ देखो 0.1 का स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं, ध्यान से देखो 0.1 का स्क्वायर बाहर ले लूं, तो 0.1 का स्क्वायर 3/2, तो 0.2 कैंसिल, 0.1 का क्यूब बचेगा। 12 तभी तो लिया है। ऊपर 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 क्यों आएगा, के पी एल थोड़ी ना था। पी हो जाएगा ना, 2l × Q, तो आपने क्यू ले रखा है, 0.1 अच्छा अच्छा, आएगा। सॉरी, वो भी तो आएगा। हाँ, कितना आएगा, 0.1 आएगा बच्चे, 12 ना। गैप गैप कितना है, गैप आता है ना, गैप तो यही है, तो सीधा 0.1 आएगा। हाँ, एल आता, अच्छा हाँ यार सही कह रहा है। गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड आराम से वैल्यू फॉर्मूला लगाना है। कितना आ गया, इसका भी डिवाइड बाय 2, अब ठीक है। तो क्या हो गया, 9 × 10⁻³ इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय, देखो मैंने निकला 0.1 का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/4 बचा, प्लस 0.12 डिवाइड बाय 0.1, ये हो गया 1.2 का स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू हो जाएगा। ये क्यूब हो जाएगा, तो ये से एक पार्ट ये कैंसिल, 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 9 × 10⁻⁵ ये हो गया 0.25, 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44, 1.44, 0.25 कितना, 1.69। हाँ बस बस। 1.69 का अंडर रूट कितना होता है, 1.3। 1.3 का क्यूब निकाल लो, बस आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आसान पड़ गया इस तरीके से। 1.3 का क्यूब, इतना भी आएगा, समझ में आ गया, न्यूटन पर कूलम। कर लोगे, यही आंसर है बस। आराम से करना बस, सोच समझ के। नेक्स्ट करें। तो पहले, सबसे पहले क्या क्या चेक करना है, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल और आर। आर के बीच में डिस्टेंस, अगर आसपास है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 कूलम, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पार्ट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी on the axis, on the axis 15 centimeter away from the center of dipole। ठीक है, पार्ट 2 लिखो इसका, एट पॉइंट
पी क्यू, एट पॉइंट क्यू है, ये क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू डाइपोल। परपेंडिकुलर टू डाइपोल हुई 15 सेंटीमीटर की। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे भाई कनन, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और टूएल की वैल्यू, गैप की वैल्यू क्या है? 15 क्या है? हैं? 5 क्या है? मतलब 5 कोई वैल्यू नहीं है। रुक जा, इसको सोचो, 5 क्या है और ये 15 क्या है? ये 5 है आर, क्या 5 आर है? 5 mm। किसकी, कौन सी लेंथ? हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में जो सेपरेशन है, लेंथ मत बोलो, सेपरेशन कितना है? 5 mm का, मतलब टूवेल्व कितना है? 5 mm। और आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब आर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, सेंटीमीटर मच वेरी मच ग्रेटर देन mm। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकता हूँ। तो ए बताओ मेरे को, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है? एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है तुम ही बताओ? एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है फॉर्मूला? 2 kp अपॉन में आर। तो बताओ भाई एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है? मनीष, हाफ तो होता है इसका के बी अपॉन आर क्यूब, खत्म। के की वैल्यू पता है सभी को, पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? Q12। क्यू ट्वेल्व, ट्वेल्व कितना है यहाँ पे? 12 5 हो जाएगा। 5 है क्या? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 × 9 × 10⁻⁹। पी हो जाएगा 10 माइक्रो, इंटू ट्वेल्व का गैप होगा 5 × 10⁻⁻3, क्योंकि सबको स्टैंडर्ड में लेना है, डिवाइडेड बाय 0.15 का। ओके ओके। बस और क्यों? बस हो गया, खत्म का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिमिलरली इसका क्या होगा बच्चे? इसका हाफ करना बस। इसका क्या करना है? हाफ करना है। सारी वैल्यू हमने आराम से, देखो जल्दबाजी में नहीं किया, पूरी डेसिमल पॉइंट के साथ, विद स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमने आंसर निकाल दिया। बस कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लिख लिया? नहीं आया समझ में? आ गया अच्छे से? आंसर लिख लिया? फॉर्मूला देखो, गिनते चलते, हम 4 फॉर्मूले से ज्यादा, 5 फॉर्मूले से ज्यादा किए नहीं है। 2 अप्रोक्सीमेशन, 2 एक्चुअल और एक पी नॉर्मल पॉइंट और, ठीक है। तो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो। द फोर्स experienced by a unit charge, the force experienced by a unit charge when placed at a point, when placed at a point 0.1 meter from the middle of electric dipole, from the middle of the electric dipole on the axial line, on the axial line is 0.025 newton, 0.025 newton, and when it is placed at a distance of zero point 0.2 meter, the force reduces to 0.002 newton. Calculate, calculate, calculate the dipole length. Calculate the dipole length. Dipole length निकालना।
अगर आप ध्यान से देखो ना क्वेश्चन को, अगर आप आराम से पढ़ पाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो बोला क्या है कि एक डाइपोल है, पहले बना के पहले समझेंगे, करेंगे। देखो एक डाइपोल है, डाइपोल का ना तो मुझे चार्ज पता है, सही बात है, और ना ही दोनों के बीच का गैप पता है, जो कि 2 है, मान के चलो गैप है 2 है, या 2L, जो भी हम L लेके चल रहे हैं 2L। ठीक है बच्चों, यूनिट चार्ज तो वही हो जाएगा। अभी रुक जाओ ना, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा तूने। डाइपोल से तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। जब तू एक्सियल पॉइंट के पी पॉइंट पर जब एक चार्ज रखेगा 1 कूलाम का, तभी तो तेरे को क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चार्ज के बीच में जब होता तभी तो फोर्स मिलता है। समझा कि नहीं समझा? तो तू बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो 1 होगा तो जितना फोर्स है उतना ही क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया उसने फोर्स, पर तुम समझते कुछ और। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक तुमने देखा कि डाइपोल से अभी तक हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकाला है कोई भी पॉइंट पी पर। जब तक वहां पे चार्ज नहीं आ जाएगा तब तक मैं फोर्स ही निकाल सकता। तो उसने जानबूझ के बोल दिया वहां पे 1 कूलाम का यूनिट चार्ज से रखा हुआ है। अब यूनिट चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके न्यूमेरिकल इक्वल टू हो जाएगा, एफ। तो इसका मतलब कि बच्चे जो ये आपने फोर्स निकाला एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये। समझ में आया कि नहीं है? दूसरा पॉइंट, अब मुझे निकालना डायपोल के बीच का लेंथ। अब ध्यान से सोचो, डायपोल के बीच का लेंथ कितना है, 12 है ना? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकता हूँ? क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया तो एल तो गायब ही हो जाएगा। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सियल वाला। तो मुझे बताओ, ये तो माइनस क्यू प्लस क्यू तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बाद में हम रेशियो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से जब वो 0.1 मीटर दूरी पर है, यहां से 0.1 मीटर दूरी पर है, तो इसकी वजह से पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या था फॉर्मूला बच्चे, जनरल फॉर्मूला क्या था, 2 K P R अपॉन में R² माइनस A² रेज टू पावर, ये था मेरे ख्याल से, ये था ऊपर आ रहा स्क्वायर था मेरे ख्याल से, हाँ। ऊपर तो R था, देख लो यही होगा। और यहाँ पे आएगा L²। चेक करना यही आ रहा, देखना बच्चों, यही था फॉर्मूला, है ना? 2 KPR अपॉन में, क्योंकि देखो ऐसा क्यों, जब L छोटा हो जाता था तो R/4 बचेगा, R/4 से एक R कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर एक R होना चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। क्लियर हो गया? अब देखो K हमें पता है नहीं पता, पर K की वैल्यू तो फिक्स ही है। है। अच्छा, P की वैल्यू भी तो फिक्स है, क्योंकि चार्ज फिक्स है, 12 फिक्स है, K फिक्स, P फिक्स, लेकिन R वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं R1 मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं R1, L भी फिक्स है ना? ऐसी E2 क्या निकलेगा बच्चे, E2 हो जाएगा 2 KP R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर डिवाइड बाय होल स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों का रेशो ले लूं, 2 KP कैंसिल, E1/E2 कितना है सर, ये का E1, क्योंकि न्यूमेरिकली तो है ही, तो फोर्स किसी के ही बराबर है सर, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर है, तो ये होगा 0.025 डिवाइडेड बाय 0.002। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो क्या आ गया, R1 का डिवाइड बाय R1² माइनस L² डिवाइड बाय, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय R2 होल डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस L² की पावर 2 इक्वल टू में 0.025 डिवाइड बाय 0.002। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2। मेरे ख्याल से R1 R2 की वैल्यू भी गिवन है, तो हम ना बाद में अंडर रूट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितने, 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। तो ये कट के ये 1/2 नहीं आ गया क्या, 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस L² के पावर 2 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर माइनस L² के पावर 2 इक्वल टू में। बोथ साइड रूट ले लो। अब दोनों साइड रूट ले लो, क्या बन गया बच्चे? -L² R1 का स्क्वायर माइनस L² इक्वल टू में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2 का स्क्वायर माइनस L² 5 R1 का स्क्वायर माइनस 5 L²। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 5L² माइनस L² 4L² इक्वल टू में 5R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखो, हमें चाहिए L की वैल्यू, है ना। अब R1 कितना था? 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04। ये हो गया 0.05 माइनस के 0.04, कितना आ गया? 0.01। 4L का स्क्वायर। अभी भी अंडर रूट कर सकता हूं, तो हो जाएगा 2L इंटू 0.1। L की वैल्यू कितनी होगी? 0.1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 डिवाइड बाय 20, 0.05 मीटर, क्योंकि साइलेंट मीटर। अब जाके आंसर आया, सोचो। है नहीं अच्छा क्वेश्चन? ये सुनो, तो गैप कितना निकला एक्चुअल में? 5 सेंटीमीटर का गैप है। तो अभी तो एल निकला, हमें क्या निकालना था? अभी भी गलत आंसर निकलेगा। डाइपोल लेंथ कितना होता है? 2L। 2L से करेंगे तो 0.1 मीटर या फिर 10 सेंट। है ना अच्छा क्वेश्चन? हम्म। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, तभी बात होगी।